हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, जो आप लोग का 2026 में 4 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिनका भी पेपर 4 फरवरी को होने जा रहा है उनके लिए ये स्पेशल ही मैंने क्लास बनाया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो भी इस क्लास को देख लेता है, ठीक है, तो 100% है कि प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लास आपको मैं कराने जा रहा हूँ इसमें आप लोगों के ऑल द सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है, मैंने वैसे ही ये पेपर बनाया है। ये बनाया हुआ है, और ये मॉडल पेपर कह सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम आप दे रहे हो और जहाँ से लमसम प्रश्न आना तय है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीके भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, और आपका इंग्लिश भी मिलेगा। तो केवल और केवल अगर आप क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले एक और मैंने क्लास जो है अपलोड किया हुआ है, क्या बोलते हैं, एसएससी एमटीएस वाला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी ज़रूर ही कर लीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आपको भी मालूम है कि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। गिने चुने दिन जो है 10 दिन बच चुके हैं। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जो है इस क्लास को लाइक कर देंगे। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होगा हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करें और इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? प्रश्न में सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना है, ये पूछा क्या है। तो भारत में जो है शहर और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात पूछा गया है। तो अगर आपको मालूम है यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे ए हो रहा है तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी, और सी हो रहा है तो सी जो है अपना उत्तर फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बोला किसको गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले शहर, तो शहर की आबादी पहले आनी चाहिए और ग्रामीण की आबादी बाद में आना चाहिए। तो देखिए शहरों की जो प्रतिशत है आप लोगों ने पढ़ा होगा 31% है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 69%। और 31 अनुपात जो है 69, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है क्षमादान शक्ति जो है अ, उपलब्ध है? ये आप लोगों को बताना है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है क्षमादान मुक्ति है, शक्ति है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है। और दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 161 ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि युवा और आ, नोआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या बोला गया है, फटाफट से आप समझने की कोशिश करेंगे कि गुआ और नोआ मंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 3। और तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है ऑप्शन नंबर डी झारखंड में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। फटाफट से आप उत्तर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ए ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम के लेखक कौन है? बताइएगा। आपके एक जो है प्रश्न आपके राइटरों से जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल, रीजनिंग भी मैथ भी आपके एग्जाम में आएगा।
और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। अगर आप इसमें फेल हो जाओगे तो आपको जीके में कितना भी नंबर आएगा आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो रीजनिंग और मैथ उतना ही जरूरी है जितना जीके और आपका इंग्लिश है। तो कहीं से भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो टुवर्ड फ्रीडम अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? किसके संविधान से ये जो है हम लोगों ने अपनाया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की जो है स्वतंत्रता के समय भारत का जो है वायसराय कौन था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर कि जो 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत को जो है स्वतंत्रता के समय जो है वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर आपको डी जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अधाम लक्ष्मी देवी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? किनका बात किया जा रहा है? आपको ध्यान देना है। अधाम लक्ष्मी देवी ये किस जो है नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि ये है मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे जो है चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये है हरगोविंद खुराना। अरविंद हरगोविंद खुराना जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो है मुख्यालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आईसीसी का जो है मुख्यालय बताना है अर्थात। तो देखिए खेल से भी आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है यूएई में है, दुबई जो आप लोग बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि महाराष्ट्र का कौन सा जो है धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? महाराष्ट्र का कौन सा धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो जिन्हें बता है पोला उत्सव, बिल्कुल राइट उत्तर है, पोला उत्सव है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से आपको बताना है कि बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो जिनने बताया है कि विंध्याचल पहाड़ियों से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है विंध्याचल पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही है? नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो देखिए कौन सा जोड़ा सही है, तो यक्षगान ये कर्नाटक का जो है नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस्ताद अल्लाह रखा करेसी किस संगीत वाद्य यंत्र की जो है कला को जो है प्रसिद्ध आ, आ, किया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस संगीत वाद्य यंत्र की जो है कला को प्रसिद्ध किए हैं, ये आप लोग को बताना है। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, ये तबला को प्रसिद्ध किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है। मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे नीलम पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है। पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 15 किस राज्य में शुरू किया है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जिन्होंने बताया महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी मोदी जी के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। भारत का कौन सा जो है पर्वत लद्दाख के जो है सियाचिन क्षेत्रों के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 और 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है केटू पर्वत, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख में केटू पर्वत पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्न में से किस पहाड़ी से चिन्हित है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है। क्वेश्चन नंबर 17 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को बताना है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे अष्टमुदी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर क्या लगता है आपको कि क्वेश्चन नंबर 20 तो नीलगिरी की पहाड़ी अगर आपने बताया है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रंजना गौरह को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय शैली में उनके योगदान के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइएगा। रंजना गौरह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है 2003 में। तो ये जो है आज इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन बताया हुआ था, ठीक है। तो ये सभी लोग बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे
कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह के उच्चतम जो है लिंगानुपात दर्ज किया है। 2011 के अनुसार आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है आप लोग के उच्च लिंगानुपात दर्ज कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि ये है आप लोग के सबसे पहले पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, उसके बाद से जो है आप लोगों के ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है संध्याकर नदी की जो है संस्कृति की एक जो है ऐतिहासिक कविता है रामचरित का नायक है। रामचरित का नायक कौन है, जो कि एक ऐतिहासिक कविता है। क्वेश्चन नंबर 23, रामचरित का नायक कौन है, तो आपको याद रखना है कि ये है आपके रामपाल। रामपाल जो है इसके नायक है रामचरित के। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है तैयार की गई एक वलय नीति थी। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की जो है तैयार की गई जो है एक विलय नीति थी। तो 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पारिस्थितिक तंत्र की दो जो है बुनियादी श्रेणियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र की दो जो है बुनियादी श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि स्थलीय और जो है जलचर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किस भारतीय गायक या गायिका ने राग चरित्रा लिखा था। किस गायिका या गायक ने राग चरित्रा है, राग चरित्रा को किसने लिखा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये है चिंतामन रघुनाथ व्यास। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न भी आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है उड़ीसा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्या शक्ति द्वारा जो है की गई। तो विंध्या शक्ति द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना ये है वाकाटक। वाकाटक जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सुंदर वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। सुंदर वृक्ष, तो सुंदर वृक्ष की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि ये है आपके कंटक वनों और जो है झाड़ियों में, नहीं सुंदर वृक्ष पूछा गया है ना। सुंदर वृक्ष कहाँ पाया जाता है, मैग्रोव वनों में। मैग्रोव वनों में जो है सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे वृक्ष पूछा है ना। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और जो है अधिकतम अन्य जो है न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो अन्य कितने, मुख्य न्यायाधीश होता है और उसमें अन्य कौन शामिल होता है, तो 30 अन्य जो है न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया गया है। निम्न में से किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, तो आपको याद रखना ये है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो ये है आपके तमिलनाडु की ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को जो है जीके के प्रश्न थे। अब चलिए इसके आगे जो है आप लोगों के अब देखिए गणित के प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, गणित के जो है ये प्रश्न हैं और फटाफट से आप लोगों को इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का कह रहा है कि अदिति ने अपना स्कूटर 40,675 में बेचा, जिसमें से उसे जो है विक्रय मूल्य के 1/5 लाभ के बराबर जो है के बराबर लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए 1/4 भाग के बराबर लाभ हुआ, यानी कि आपको कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप समझिए कि विक्रय मूल्य मतलब होता है, एसपी लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस का 1/5 भाग बराबर लाभ होता है। लाभ मतलब प्रॉफिट होता है, यानी कि यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 5 और प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 1, यानी कि सीपी आपसे पूछेगा क्रय मूल्य तो कितना में किने, अगर बेच रहे हैं 5 पे, लाभ कमा रहे हैं 1 पे, तो 5 में से 1 घटा दीजिएगा, यानी आपने उस सामान को किना है 4 रुपया में और बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो आपको 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, इसका कोई भी काम नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि इसका जो है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ आपको कितना हुआ, प्रॉफिट कितना का हुआ 1 का, कितने पर हुआ है, तो देखिए कितने रुपया आपने यूज किया है तो 4 रुपये, ये नहीं कि 5 रुपये कर दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए गुणा जो है 100 से करते हैं, तो 25 चौका 100 होता है, यानी कि हमें जो मिलेगा 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का बिल्कुल आसानी तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 71 केजी, 38 केजी वजन वाले संघ 5 सदस्यों वाले जो है परिवार का औसत वजन जो है ज्ञात करना है। आपको औसत निकालना है, ठीक है, इन सभी लोगों का जो है औसत यहाँ पे निकालना है। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया है कि औसत से एक प्रश्न आपको देता है तो इसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैसे औसत बराबर क्या होता है, एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है आप लोग का, एवरेज बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि कितना है 40, प्लस में 39 और प्लस में आप लोगों का कितना है 56, प्लस आपका 71 और प्लस में आप लोगों का 38। बट्टा में कितने लोग हो गए 5, तो 5 रख लो। अब देख लो जोड़ लो, यहाँ पे 8 और 1 9, 9 6 15, 15 9 15 और 9 24 के 4। अब देखिए 3 और 7 10, 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 और 2 25, बट्टा में हो जाएगा 5। अब यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा 5 25 25 और एक जीरो लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40, यानी कि 50.8 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 25 रुपया का जो है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा यहाँ पे जो है साधारण ब्याज का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45 पे वीवीआई प्रश्न है। एक बार आप ऐसे क्लासों को सपोर्ट जरूर करें और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब देखिएगा आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है आपको याद होना चाहिए, मूलधन गुणे, मूलधन कितना है हम लोगों के पास, तो मूलधन हम लोगों के पास है 2000 रुपया, मूलधन गुणे समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 5 और बटा में हो जाएगा हम लोगों का 100। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 25 तिया 75 और 75 में 25 से गुणा कर दो, 25 तिया 75, 75 में 5 से 5 जगह पर 5 7 35 और 2 37 हो जाएगा। 375 रुपये का जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 15 के बाद से 25, 40 और 75 से प्रत्येक से जो है विभाज्य हो।
आप लोगों को बोला गया है कि ऐसा कोई 4 अंकों का संख्या बताइए जिसमें 15 से भी भाग लग जाए, 25 से भी, 40 से भी और 75 से भी। तो आप इसको आसानी वे में कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपको इन चारों ही ऑप्शनों को देखना है और जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए इसका एक तरीका है, थोड़ा सा बड़ा मेथड हो जाएगा कि इसका लॉसर ले लो आप, कितना कितना का 15, 15 के बाद से 25, 25 के बाद से आपका 40, 40 के बाद से आप इसको 75 को भी रखो और इसको 5 से काट दो, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 अठे 40 और 15 पचे 75, फिर कटेगा 5 से। यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये 3, ये आ जाएगा एक मर्त में, ये नहीं आएगा और ये आ जाएगा 3 मर्त में, फिर ये कट जाएगा 3 से, तो 1 1 8 और 1। अब यहाँ से देख लो, 8 और 3 में गुणा करो, 8 तरीके 24 और 5 पचे 25, 24 में 25 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 20 और 5 दूना 10 और 2 12, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना का 4, ये कितना हो जाएगा 0, 8 2 10 के 0 और ये हो जाएगा 6, 600 इसका लॉस आ रहा है। यानी कि हमें देखिए 15 से भाग देना है तो 600 में लग जाएगा, 25 से भी 600 में लगेगा, 40 से भी 600 में लग जाएगा और 75 से भी 600 में भाग पूरा पूरा लग जाएगा। तो अब 600 से भाग दे दो, 600 से भाग दे दो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ से 600 से भाग देंगे, ये 2 जीरो से 600 से भाग देना है, यानी कि 600 इसके बट्टा में रख लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 के पहाड़े में 98 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 95 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि ये 2 जीरो तो कट जा रहा है। यहाँ पे 94 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 96, 6 के पहाड़ा में 16 छक्के 96, बिल्कुल भाग लग जाएगा। या आप इसमें क्या करोगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 गुना 9, और इसमें भाग देना, जितना शेष बचेगा जो यहाँ पे अंत में शेष में आएगा उसको इसी में से घटा देंगे, वो भी आपका तरीका है एक। अगला प्रश्न है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है, और ये प्रश्न लमसम आपके 100% तय होता है हर एक शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 14, भागा का अर्थ इसने पहले ही बताया है कि भागा और गुणा को आपस में चेंज करना है, यानी गुणा करने वाला है, जहाँ पे प्लस है वहां पे देखिए माइनस कह रहा है तो माइनस करना है, जहाँ पे गुणा है वहां पे, यहाँ पे देखते रहिए भाग कर दिया गया और जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर दिया गया। अब देखिए 14 छक्के 84 हो गया, माइनस यहाँ से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपका 3 और प्लस का 2। देखिए 2 में से 3 जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यानी 84 में से 1 जाएगा, आपका 83 हो जाएगा। टोटल जो है वैल्यू आपको 83 बताना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में दिस इज बुक को ये लिखा जाता है और दिस इज मी को जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में मी को जो है क्या लिखा जाएगा। ये तो 100% प्रश्न आने वाले हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगाइएगा। ये जो प्रश्न है इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम हॉल में आने जा रहा है ये प्रश्न। सबसे पहले देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को जब कहा जाए कि इसको ये लिख दिया जाए और इसको ये लिख दिया जाए, तो इसका सबसे पहले देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है मी का, तो मी कहाँ पे है सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मी यहाँ पे हमें दिखाई दिया, ठीक है, और मी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है, यानी कि ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं उत्तर में, ये तीनों तो नहीं होंगे, क्योंकि मी का जो है साइड में है। ऊपर वाला जो है आप लोग, सॉरी, देखिए सबसे पहले इसको देखिए, ये लाइन में क्या है, मी है, यानी कि इसी लाइन के बाद वाला में जो है मी का उत्तर होगा, इस लाइन में नहीं है, ठीक है। ये तो दिस इज बुक है, तो दिस इज बुक का जो है ये वैल्यू लिखा है, मी तो उसमें है नहीं, तो आप देख लो होगा नहीं और मो होगा नहीं, मो ऊपर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे रो होगा नहीं, रो भी उसी का है, तो आप कह सकते हो पो होगा। इसका एक और तरीका होता है बनाने का, जैसे यहाँ पे देखिए दिस का जो है, दिस से आप दिस को दिस से कैंसिल करो, इज के इज से कैंसिल करो, इधर देखो अब मो को मो से काट दो, लो को लो से काट दो, ऊपर बचा बुक तो बुक का बचा हुआ रो हो जाएगा, इधर बचा मी, मी का लो हो जाएगा। यही मैंने बताया था, ये भी तरीका है, जो भी आपको तरीका आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ए डी के एन वाई जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार है तो वृत्त के आकार का आपको बना लेना है एक, ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब इसने कहा है कि डी जेड जो है डी के दाएं
से तीसरे स्थान पे बैठा है, जेड बैठा है डी के दाहिने से, ये हो गया डी, डी के दाहिना साइड से चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे स्थान पे, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, जेड बैठा है, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है कि के जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन, के जो है जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ये दोनों जो जगह है यहाँ पे नहीं बैठेगा। ए जो है जेड के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ए जो है जेड के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। एन ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए और के बीच, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ए जेड के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, बाएं से दूसरे स्थान पे, तो अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं किसको, ए को, इसने बोला है कि के जो है जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है। ए जेड के बाया, जेड यहाँ पे है, इसका बाया साइड में चलेंगे तो बाएं साइड में क्या हो जाएगा, बाया इधर तो चलेंगे तो दाहिना हो जाएगा, तो बाया साइड में दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे तो ये पहला, ये दूसरे स्थान पे ए हो गया। इसने कहा है कि एन ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए का निकटतम पड़ोसी यानी कि यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है एन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ए नहीं है, चलिए जी। अब कह रहा है कि के एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ये दोनों तो ये के का नहीं है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। और इसने कहा है कि एन जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एन यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा हुआ कौन है, एक बचा हुआ है कौन, आपका वाई, तो वाई आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसने बोला गया है कि ए और के बीच में कितने लोग हैं, ए और के देख लो, ए और के बीच में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, कौन पूछा है, तो यहाँ पे देख लो, डी जो है, डी जो है आप लोग का बैठा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप देख लो यहाँ पे लिखा है ओ का जो है पी, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। आप देख लो, ओ के बाद पी, टी के बाद यू, आई के बाद नहीं, 11 लिखा है, 11 के बाद 15 लिखा है। अब भी उसी तरीके से कर लो, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, और ये लिखा है आई, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, जे, तो जे होना चाहिए ई जी, ई जी होना चाहिए, ये दो गलत। अब देखिए यहाँ पे 31 में 4 जोड़ दिए, यहाँ पे 11 4 15, तो 31 4 कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ पे 53 लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।